Hello everyone and welcome to my channel Quick With It. So today's topic is cell. As you all know that cell is called as basic unit of life, and why it is called as basic unit of life we'll see in this video. So let us start with the name cell. The name cell in biology termed as cyto, and the study of the cell is known as cytology. So cyto, it means cell, and it must be a logy. Cyto, it means cell, and logy is the study. So the study of cell is known as cytology. Now let's see some scientist name who contributed in the study of the cell. So first one was Zacharias Janssen in 1590. He was the scientist who discovered the microscope for the first time. So माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारे जो सेल्स है वो इतने छोटे कि we cannot see that cell in our naked eyes. So because of that we need microscope, and here is the scientist who invented the first microscope. इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सेल की स्टडी में, बिकॉज अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम सेल की स्टडी नहीं कर पाते. सो जैकारिस जॉनसन नाम याद रखिए, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, और ये जो डेट्स वगैरह सब दी हुई है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछा जाता है. किसी का कुछ भी आपको पूछ लिया जाएगा, नाम पूछ लिया जाएगा, ईयर पूछ लिया जाएगा. तो प्लीज आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ये जो जैकारिस जॉनसन है 1950 में इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था. Second one was Robert Hooke. Robert Hooke in 1665 he first observed or discovered the cell. So he was the person who discovered the cell. Now third one was Leeuwenhoek. Leeuwenhoek in 1674 he first observed live cell. अभी कंफ्यूजन यहाँ होगी बिकॉज रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल को, बट रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किए थे वो डेड थे. बट लीवेनहुक ने जो सेल डिस्कवर किया था या फिर ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और स्पर्म्स में, उन्होंने यहाँ पे लिविंग सेल देखे. तो अगर आपको पूछा जाए कि द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व और डिस्कवर्ड द सेल, सो योर आंसर शुड बी रॉबर्ट हुक. बट अगर आपको ये पूछा जाए कि लाइव सेल किसने डिस्कवर किया, तो योर आंसर शुड बी लीवेनहुक. नाउ फोर्थ वन वाज रॉबर्ट ब्राउन. Robert Brown in 1831 he was the scientist who demonstrated the presence of nucleus. इन लोगों ने तो चलो सेल बता दिया कि हाँ सेल है, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है सेल इंपॉर्टेंट है. बट रॉबर्ट ब्राउन आके इन्होंने बताया कि सेल तो ठीक है बट सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियस. उसके बाद आया जॉनस पर्किंजन. जॉनस पर्किंजन इन 1839 इन्होंने बताया कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये सब ठीक है, बट इसके अंदर एक लिक्विड है और ये लिक्विड इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म. तो जॉनस पर्किंजन ने बताया कि ही नेम द फ्लूइड कंटेन इन द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. So now let's see the cell theory. So cell theory was proposed by M.G. Sladen and Swan in 1838. So according to these two scientists, every plant is composed of cell and cell is the basic unit of life. अब इसी लाइन को in 1885 में R. वर्चोर ने modified करते हुए कहा phenomenon is cellular or celluli. It means every cell is arises from the existing cell. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेल जो स्पॉन्टेनियसली नहीं आ सकता. जो भी सेल अराइज होंगे वो दूसरे सेल से होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो पोस्टुलेट्स क्या होंगे? इसके पोस्टुलेट्स ये हुए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं. इट मीन्स द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज ऑल द वाइटल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म इज ऑकर विद इन द सेल. इसलिए सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो अब बात करेंगे सेल के साइज की. तो सेल का साइज हम देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेल कौन सा है, एंड इन ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा सेल कौन सा है. तो स्टार्ट करते हैं बिगेस्ट सेल से. सो बिगेस्ट सेल ओवरऑल द वर्ल्ड सबसे बड़ा जो सेल है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ये जो ऑस्ट्रिच का एग है ये सिंगल सेल है. जितने भी एग है, इवन ह्यूमन फीमेल्स का जो ओवम है, जो एग है, वो भी सिंगल सेल ही काउंट किया जाता है. सो ये जितने भी एग्स है वो सिंगल सेल है. तो इस वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सेल अगर है तो वो है ऑस्ट्रिच के एग का, जिसका साइज है 17 to 80 सेंटीमीटर. 17 to 80 सेंटीमीटर. एंड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा.
जिसका साइज है 0.1 म्यू एम। सो ये तो बात हो गई ओवरऑल वर्ल्ड की। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में। इन ह्यूमन बीइंग द बिगेस्ट सेल जो है वो है ओवम का, ओवम या फिर एग का। इन ह्यूमन फीमेल सबसे बड़ा सेल पाया जाता है वो है ओवम, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है सेल ऑफ स्पर्म। तो हमने साइज की बात की कि सबसे जो बड़ा है और छोटा है पूरे वर्ल्ड में, बड़ा है ऑस्ट्रिच का एग एंड स्मॉलेस्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज सेल, ओके। ये पूरा एक सेल ही है जिसका साइज है 0.1 म्यू एम। एंड इन ह्यूमन बीइंग द बिगेस्ट सेल इज ओवम एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म। अब लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो ब्रेन में सेल्स है न्यूरॉन्स, वो सबसे जो है लेंथ में बड़े होते हैं। लेंथ में जो बिगेस्ट है वो है न्यूरॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन में है, राइट। सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ द सेल। हमने बिगेस्ट देखा, स्मॉलेस्ट साइज की सेल देखा। नाउ लेट अस सी द शेप ऑफ द सेल। तो अगर शेप की बात की जाए तो सेल जो है कॉलमनर शेप की भी हो सकते हैं, मतलब कॉलम जो फॉर्म करते हैं सो कॉलमनर शेप कहेंगे। स्पिंडल, इरेगुलर, ब्रांच, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर बाइकॉनकेव, सर्कुलर, ओवल, स्पाइरल एंड रॉड शेप। ये सारे जो है दिस ऑल आर द शेप ऑफ द सेल। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ये जो कॉलमनर सेल है वो हमारे इपिथेलियल सेल में पाए। इपिथेलियल सेल जो हमारे जो आउटर स्किन है इसके अंदर हमारे इपिथेलियल सेल है। तो ये दिखते कैसे हैं? ये इस तरीके से, ऐसे कॉलम छोटे छोटे जो बॉक्स फॉर्म करेंगे उसे हम कहेंगे कॉलम। तो ये हमारे इपिथेलियल सेल में दिस टाइप के दिस कॉलमनर सेल आर सीन इन आवर इपिथेलियल सेल। स्पिंडल, दिस स्पिंडल शेप सेल इज सीन इन आवर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का एग्जांपल हाथ की मसल ले लीजिए। तो ये स्पिंडल शेप की सेल है वो हमारे स्मूथ मसल में पाई जाती है। इर्रेगुलर शेप ऑफ सेल का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी अमीबा। ये जो अमीबा है दिस अमीबा इज इटसेल्फ इज अ सेल। सो ये इर्रेगुलर इन शेप है, सो इसलिए इसे हमने इर्रेगुलर का एग्जांपल दिया है, राइट। अब हम बात करेंगे ब्रांच। ये जो ब्रांच शेप की सेल है उसका एग्जांपल हम ले लेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपने देखा होगा, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रांचेस होती है। ये जो ब्रांचेस है, बिकॉज ऑफ दिस ब्रांचेस न्यूरॉन इज कम अंडर दी ब्रांच सेल। नाउ रेक्टेंगुलर का एग्जांपल होगा ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन मेल का जो स्पर्म है उसका जो सेल का शेप है वो रेक्टेंगुलर है, राइट। सो नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ वन, दैट इज सर्कुलर बाइकॉनकेव। इसका एग्जांपल है आरबीसीज। ये जो हमारे आरबीसी सेल्स है उसका शेप क्या होगा? सर्कुलर बाइकॉनकेव। नाउ सेवंथ वन इज सर्कुलर का एग्जांपल हम ले लेंगे ओवम। ये जो फीमेल का ओवम होता है, ह्यूमन फीमेल का जो ओवम है जो कि इन ह्यूमन बॉडी सबसे बिगेस्ट है, उसका जो शेप है वो सर्कुलर है, राइट। अब ओवल की बात करेंगे। जितने भी फैट सेल है उसका शेप होगा ओवल। स्पाइरल, आपने स्पाइरोगेरा देखा है? स्पाइरोगेरा जो है इस तरीके से कुछ अरेंज होता है। तो स्पाइरोगेरा ये जो सेल है उसका शेप क्या है? स्पाइरल, राइट। नाउ रॉड शेप। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है उनका शेप जो है क्या होगा? रॉड शेप। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेंगे बैक्टीरिया। सो दिस ऑल आर द शेप ऑफ द सेल विथ एग्जांपल्स। सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द सेल. So now let's see more about the structure and function of each of the organelle which is present in the cell. तो अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाए, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर कवरिंग है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट है। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट प्लांट सेल में जो है एक और कवरिंग प्रेजेंट है जिसका नाम है सेल वॉल। सो सेल वॉल, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस इज एन सेल वॉल विच इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ये इनका मेजर डिफरेंस है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्वेश्चन अराइज होता है
तो इसका आंसर ये होगा कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही है, प्लांट के पास ही सेल वॉल है, क्योंकि उसके पास कवरिंग के लिए हमारे तरीके जैसे हमने पहने हुए कपड़े पहने हुए हैं, एनिमल्स कैट डॉग है उनके पास जो है हेयर्स है उनकी सेल बॉडी कवर करने के लिए, बट प्लांट के पास कुछ नहीं है ऐसा, ना उनके पास कपड़े है ना उनके पास हेयर्स है, इसीलिए उनके पास सेल वॉल जो है प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन के साथ साथ उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लांट को जो है गर्मी में, धूप में, समर, विंटर, रेनी सीजन, सारे सीजन में उसको एक जगह बेचारा प्लांट जो है खड़े होता है, तो उसको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, उसे सेल वॉल। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन है। तो मेजर डिफरेंस आप लोग याद रखिए, सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी आपको, प्लांट में मिलेगी, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट होगी। दूसरा मेन डिफरेंस है कि जो प्लांट में है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बट एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंस होता है। ये सेकंड डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस वाज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जैसे प्लांट में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है। सेकंड डिफरेंस मैं बता रही हूँ आपको कि सेकंड डिफरेंस मेन ये है कि जो प्लांट सेल है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अंदर ये राइज हुआ होगा कि हाँ, प्लांट में क्यों होता है, एनिमल में क्यों नहीं होता। तो आंसर, योर आंसर शुड बी लाइक, प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है उनका फूड तैयार करने के लिए। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो ग्रीन कलर की जो लीफ है, जो ग्रीन कलर की लीफ है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। जो प्लांट जो है लीफ को ग्रीन कलर देता है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करके अपने लिए फूड तैयार करता है। अगर इन केस हमें जो भी ऑर्गेनल्स जो हमने एनिमल सेल देखे, अगर एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता तो हर एक इंसान आज हरा हरा होता, खाने की ज़रूरत नहीं होती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, कमाना नहीं पड़ता, बस धूप में खड़े रहो, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बॉडी में खाना प्रोड्यूस हो रहा है। बट हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये रीज़न है कि पेड़ को जो है अपना फूड तैयार करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। तो ये सेकंड डिफरेंस हमने देख लिया। थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे कि ये जो सेल वॉल होती है ना, इसके अंदर ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे प्लांट सेल में। ये जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। और ये वाला जो ऑर्गेनेल है ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होगा। ये जो है दो सेल के बीच में ब्रिज का काम करता है, दो सेल को कनेक्ट करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा जो है इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड डिफरेंस है, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये थ्री जो है मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनेल्स विच इज प्रेजेंट इन दिस सेल। डिफरेंस तो हमने कर लिया, जो सेल वॉल थी, प्लाज्मोडेस्माटा था और क्लोरोप्लास्ट था, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन शॉर्ट कि ये क्या है, इसके यूजेस क्या है। अब जो दोनों में कॉमन ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, सेंट्रियोल्स है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इन सब का ये सब चीज़ें कॉमन है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। ये सब चीज़ें जो है कॉमन है एक्सेप्ट द थ्री विच आई ऑलरेडी टॉक अबाउट। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, न्यूक्लियस। बात करेंगे पहले हम लोग न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, मैंने यहाँ आरबी लिखा है, मतलब रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जो न्यूक्लियस है इसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, ये जितने भी यहाँ ऑर्गेनेल्स है, ये सबकी एक्टिविटी को जो है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, अब ये ब्रेन है तो इसको तो बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन चाहिए होगी। कोई बड़ा आदमी है तो उसके पास बॉडीगार्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो इसके पास इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए इसके पास डबल लेयर, 2 लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये जो है न्यूक्लियस, ये 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर है कि न्यूक्लियस क्या है। फर्स्ट तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि न्यूक्लियस जो है इस सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी यहाँ ऑर्गेनल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सबको ये सबकी एक्टिविटी को जो ये कंट्रोल रखता है। और ये जो है डबल लेयर से ये कवर्ड है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो the nucleus is covered with the double layer nucleus membrane. Now let's see the third point, which is nucleolus. ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर
एक और ऐसा ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है नंबर में एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट है? इस न्यूक्लियोलस में जो है क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल थे, उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन और बाकी के जो डिफरेंट और जो उसमें चीज़ें होती है, जैसे लाइक उसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो ये सब कितने क्वांटिटी में है वो हम देखेंगे। डीएनए जो है 10% होता है, प्रोटीन जो है इसमें 90% होता है, 10% जो बाकी की चीज़ें हैं वो 10% इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमने देख लिया न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। अब देखेंगे हम लोग इसके आजू बाजू जो चीज आपको दिख रही है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The structure you can see here, this one which is covered the nucleus here, this structure is called as endoplasmic reticulum or ER. This ER is of two type. One is smooth and one is rough. So this rough endoplasmic reticulum is called rough because when this side is seen in microscope, there is a dot present over this side, and the dots is nothing but ribosomes. This dot is ribosome. माइक्रोस्कोप में जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया तो एक हमें स्मूथ मिली, जो कि बिल्कुल ही बिना किसी खुरदुरापन उसमें नहीं था। बट जो हमने दूसरा एंडोप्लाज्मिक जो नेक्स्ट उसका पार्ट देखा उसमें हमें देखने को मिले कुछ डॉट्स मिले हमें। तो आगे जब फर्दर स्टडीज की गई तो मालूम चला ये डॉट्स कुछ और नहीं बल्कि राइबोसोम्स है, और ये राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोटीन। ओके, अब बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है फैट। हमारी बॉडी में जो फैट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया हुआ है, और प्रोटीन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया हुआ है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि यहाँ भर भर के जो है प्रोटीन तैयार होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी सरफेस पे जो है राइबोसोम प्रेजेंट है, एंड द वर्क ऑफ राइबोसोम इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन, एंड दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूसेस फैट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो नाउ लेट्स सी माइटोकॉन्ड्रिया। This structure over here is called as mitochondria. Mitochondria is called as the powerhouse of the cell. बहुत बार आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये बचपन से हमने सुना हुआ है, बट क्योंकि ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है कैसे? इसके अंदर जो एक साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होने के बाद 38 एटीपी फॉर्म करती है, एंड ये 38 एटीपी क्या बनाती है? 1 ग्लूकोज। देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ग्लूकोज जनरेट करता है, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे बॉडी में एनर्जी देगा। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अब हमें ये पता चल चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, बट हमारे बॉडी में हर जगह सेल्स है, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, बट हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे कि मेरे, अब मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ लग रही है? मेरे जो माउथ पार्ट है, जो मेरी टंग है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी लग रही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो पूरी बॉडी में है, एनर्जी पूरी बॉडी में बन रही है, बट एनर्जी ट्रांसफर भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि मेरे देखो हाथ एंड पैर ये उतने वर्क नहीं कर रहे जितना मेरा माउथ वर्क कर रहा है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी? मेरे माउथ में लगेगी। तो ये जो गॉल्जी बॉडी यहाँ आपको दिख रही है, ये गॉल्जी बॉडी क्या करती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कोई तो चाहिए ना कि एनर्जी यहाँ से उठा के सारे सेल को बताए कि हाँ भैया यहाँ ज़्यादा एनर्जी लग रही है, इस बॉडी इस पार्ट को, जो ये टंग है इसकी ज़्यादा हिल रही है, इसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये गॉल्जी बॉडी क्या करता है? ये बॉडी से अलग अलग सेल से एनर्जी ये ट्रांसफ़र करेगा मेरे माउथ में। जैसे कि कोई अगर रनिंग कर रहा है तो रनिंग के लिए उसके पैर ज़्यादा हिल रहे हैं, पैर, तो इसलिए उसकी बॉडी क्या करेगी? हर जगह तो एनर्जी बन रही है ना, सेल तो हर जगह है,
तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी, दिस गोल्जी बॉडी ट्रांसफर ऑल द पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू देयर लेग। उसके जो रनिंग कर रहा है जो बच्चा, कोई भी अगर रनिंग कर रहा है, मैं बोल रही हूँ, तो जहाँ भी हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये गोल्जी बॉडी वो एनर्जी उस पार्ट में एनर्जी ट्रांसफर करता है जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने देख लिया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बन रही है और गोल्जी बॉडी जो है उस एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है उस जगह पे जहाँ पे एनर्जी इज नीडेड। अब हम देखेंगे वैक्यूल्स। दिस स्ट्रक्चर, दिस राउंड स्ट्रक्चर इज नोन एज वैक्यूल्स। अब ये डिफरेंट होता है। प्लांट में जो है वैक्यूल का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसका रीजन ये है, हमको जब प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं, हमको जो पानी स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं होती। बट प्लांट को जो बड़े बड़े, अब जंगल देखेंगे, जंगल में जो बड़े बड़े प्लांट है वहाँ पे सिर्फ रेनी सीजन में बारिश होती है, बट उनको समर में, विंटर में उसी पानी को यूज करना होता है। तो वो लोग पानी स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स में जो है ना प्लांट अपने पानी स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए प्लांट्स के जो वैक्यूल्स है उसका साइज इज वेरी बिगर एज कम्पेयर टू दी एनिमल सेल। ठीक है, तो ये को डिफरेंस है, आप याद रखिए। वैक्यूल्स तो दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, बट द साइज इज डिफरेंट। The vacuoles is bigger in the animal cell and in plant cell, but in animal cell the size of vacuole is very small. So now let's talk about the next organelle, lysosomes. So these lysosomes, this lysosome is also called as suicidal bag or atom bomb of the cell. अब इसे हम सुसाइडल बैग या फिर एटम बॉम्ब सेल का क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो कि अगर इसके बाहर आ गए तो ये बाकी ऑर्गेनेल्स को डैमेज कर सकते हैं, या फिर अगर ये फट जाता है, इफ दिस लाइसोसोम गेट बर्स्ट देन इट विल डिस्ट्रॉय दिस होल सेल। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल है सबके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है। और ये लाइसोसोम का वर्क क्या है, लाइसोसोम का वर्क ये है कि अगर ये जितने भी यहाँ ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अगर ये लोग प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं या फिर इनमें कुछ डिफेक्ट आता है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसे बर्स्ट कर देता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है, ताकि ये यहाँ पे वर्क करना बंद करके दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है उन्हें हार्म ना पहुंचाए। तो ये जो लाइसोसोम्स है हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइसोसोम नहीं होंगे तो ये जो ऑर्गेनेल्स है ये यहीं पे मर जाएंगे, डेड होके यहीं सड़ जाएंगे, सड़ने के बाद पूरी बॉडी जो है खराब हो जाएगी। इसीलिए लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनेल काम नहीं करता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो ये लाइसोसोम जो है उसे डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम करता कैसे, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि अगर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स है उसमें से अगर जैसे कि गोल्जी बॉडी ने वर्क करना बंद कर दिया तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसके पास जाके अपना एंजाइम थोड़ा सा उसके अंदर डाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी जो है यहाँ पे मर जाएगी एंड देन न्यू गोल्जी बॉडी जो है फॉर्म भी हो जाएगी। बट अगर पूरा सेल ही खराब है, अगर पूरे सेल में अगर कुछ टॉक्सिसिटी आ गई है या फिर सेल जो है पूरे सेल के जो ऑर्गेनल्स है सबने वर्क करना बंद कर दिया, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, तो ये क्या करता है, ये बर्स्ट हो जाता है। ये जब बर्स्ट होगा तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो क्या करेंगे, पूरे सेल को ही मार देंगे। सेल पूरा मर जाएगा तो वहाँ की प्लेस जो खाली हो जाएगी। ठीक है, ये सपोज ये हमारा हैंड है, हैंड में यहाँ इंजुरी हो गई, तो इंजुरी में ये पूरा सेल जो है डैमेज हो गया है, ये सेल अब वर्क नहीं कर रहा है। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकाल के ये पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गई, ठीक है, स्पेस यहाँ पे गैप हो गया। बट ये जो बाकी के सेल्स है ये क्या करेंगे, सेल डिवीजन करके यहाँ पे एक और सेल जो है ला लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाकी जो बॉडी के जो सेल्स है वो डिस्टर्ब ना हो, बॉडी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करे, इसीलिए दिस लाइसोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आपने कभी कुछ ग्लास की चीज़ें ऑर्डर की है इन केस, या फिर आपने मोबाइल ऑर्डर किया या फिर आपने लैपी ऑर्डर किया, आपने देखा होगा कि पार्सल वाले बहुत अच्छे से उसे कवर करके थर्माकोल या फिर जो बबल वाले जो कुछ प्लास्टिक होते हैं उसमें आपको कवर करके देते हैं। क्यों, ताकि आपका वो जो सामान है जो कि बहुत डेलिकेट है वो टूटे ना। तो वैसे ही जितने भी ऑर्गेनाइज है ना ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं
और ये एक दूसरे से टकराए ना, टकरा के टूटे ना, इसीलिए इसके अंदर जो है पूरा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो कि ये पूरे लिक्विड को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो है किसे कहेंगे? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटो इट मीन्स सेल, न्यूक्लियो इट मीन्स न्यूक्लियस, plasm that is fluid, that fluid which is present. So cytoplasm, nucleoplasm and cytoplasm collectively called as protoplasm. अब cytoplasm क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर ये जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। बट न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हुआ? पूरे सेल का लिक्विड एक्सेप्ट दिस न्यूक्लियस का लिक्विड, ठीक है। तो इससे ये हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये को दोनों को जो है टुगेदर दिस न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस साइटोप्लाज्म, दिस टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। इंपॉर्टेंट क्यों है प्रोटोप्लाज्म? ये जो है इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सारे जो ऑर्गेनेल्स है उससे जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो हम लोग हिलते भी ना तो भी हमारे सेल तो हिलते हैं, हमारे सेल हिलेंगे तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो है एक दूसरे टकराएंगे तो चांसेस है कि ये लोग डैमेज हो जाए, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है डैमेज हो जाए, या फिर इनकेस लाइसोसोम को अगर इंजुरी हो गई और वो बर्स्ट हो गया तो पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। तो टू prevent all these things, this protoplasm is present which gave the protection to all these organelles. Cell का structure, protection of cell, protection of organelles and giving a structure to the cell is the work of this protoplasm. So I hope this is clear, protoplasm. So we talk about the organelles of the cell. So we talk about nucleus. न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। देन वी सॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हमने देखा बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने ये देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप थे, एक स्मूथ था एक रफ था। स्मूथ जो है फैट फॉर्म करता है, रफ वाला जो है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन फॉर्म करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक स्केलेटन भी एज अ स्केलेटन वर्क करता है इस सेल का। सो इट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स एज साइटोस्केलेटन। साइटो इट मीन सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। देन हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, हमने क्या देखा उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी फॉर्म होते हैं जिसके जैसे 1 ग्लूकोज फॉर्म होता है और ये ग्लूकोज हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर हमने देखा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी देखा, गोल्जी बॉडी का वर्क क्या था? एनर्जी तो प्रोवाइड हो रही है बट गोल्जी बॉडी क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जहाँ पे ज्यादा एनर्जी की नीड है वहाँ गोल्जी बॉडी एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है। उसके बाद हमने देखा था सेंट्रोसोम देखा था। सेंट्रोसोम का क्या काम क्या था? सेल डिवीजन। और हमने ये देखा था कि सेंट्रोसोम जो है सबसे ज्यादा हमारे लिवर में होते हैं और सबसे कम हमारे ब्रेन में एक्चुअली होते ही नहीं है, बट जो ब्रेन में हमारी गैंग्लियन सेल होती है, ग्लियल सेल होती है उसी में जो है सेंट्रोसोम होते हैं जिसकी वजह से ट्यूमर होता है। अदरवाइज अगर ग्लियल सेल नहीं होते तो हमारे ब्रेन में कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। उसके बाद हमने देखा था ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या था? वैक्यूल का काम था पानी स्टोर करके रखना। प्लांट में जो है वैक्यूल्स बड़े होते हैं एंड एनिमल में जो है वैक्यूल छोटे होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा था प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? सबसे लास्ट वन, ये जो लिक्विड है ये हमने देखा था प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। प्रोटोप्लाज्म में जो है 90% वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म में जो है 80%। प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है और बाकी रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनल्स है और ये ऑर्गेनल्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो बाकी 20% कवर करते हैं। तो हमारे प्रोटोप्लाज्म में जब 1% वाटर कम होता है तब हमें प्यास लगती है। जब हमारे बॉडी में 1% पानी की कमी होती है प्रोटोप्लाज्म में तो हमें प्यास लगती है। लेकिन अगर ये डिक्रीज होकर 10% हो जाता है, अगर हमारे बॉडी में 1% से ज़्यादा 10% तक अगर पानी की डेफिशिएंसी हो गई
तो वो सेल के साथ वो इंसान भी मर जाएगा। सेल मरना चालू हो जाएंगे, सेल मर गए तो इंसान कहाँ बचेगा, इंसान भी मर जाएगा। सो आई गेव यू अ ओवरव्यू ऑफ दी ऑल दी ऑर्गेनल्स एंड देयर वर्क इन शॉर्ट, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा है। एक एक जो आपके ऑर्गेनल्स है वो आपको एक एक बुक मिल जाएगी उसकी, इसे अगर एक्सप्लेन करने लग जाए तो पूरा दिन चला जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं ओवरऑल में इसे बता सकूँ, एक शॉर्ट में मैं आपको पूरे जितने भी ऑर्गेनल्स है वो मैंने आपको बता दिया है। तो I hope this is very clear. So if you guys like my videos, so please like and subscribe to my channel. Thank you.